वेलकम एंड वेरी वेलकम। आज जनाब इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में कुछ सियासी मुकदमात, कुछ चीज़ें आई हैं, कुछ फैसले भी हुए हैं, उनके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो सनाउल्लाह मस्ती खेल जो NA-91 बकर से उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ के, उनको रिलीफ मिला और ये पहला रिलीफ है जो सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन के केसेस में मिला है किसी भी उम्मीदवार को जिसके कागजात नामजदगी का सिलसिला सुप्रीम कोर्ट में आया था, क्योंकि हाई कोर्ट ने एक तरफा फैसला देते हुए उनको नोटिस किए बगैर, उनको सुने बगैर उनके कागजात नामजदगी जो मंजूर करने का ऑर्डर था ट्रिब्यूनल का, वो कलअदम करार दे दिया था, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके ऊपर जो केस है जो इश्तिहारी करार दिया गया था उन्हें, वो भी एक 144 के खाली जस्टिस मुसरत अली का टायर चलाने का केस है, उसमें भी वो इश्तिहारी नहीं रहे थे क्योंकि उन्होंने अपनी बेल करवा ली थी और वो अदालत में सरेंडर कर चुके थे। एक तरफा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया और सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। सुहेल रशीद साहब से आगाज़ करते हैं। सुहेल साहब, 3 रुकनी बेंच के आप अहम रुकन हैं, बताइएगा कि ये क्या मामला हुआ सनाउल्लाह मस्ती खेल वाला और इलेक्शन कमीशन ने क्या मौक़िफ़ अपनाया बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग के वाले से? बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार साहब। आज की इस एक खबर से कई खबरें हैं, कई खुशखबरी हैं कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए शायद बुरी खबरें हैं। खुशखबरी ये समझी जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार रिलीफ दे दिया है कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ, लेकिन बुरी खबर इसमें से ये है कि सिर्फ इस बात पे रिलीफ दिया जी कि एक नोटिस किए बगैर फैसला दिया गया था और कोई किसी डीप मेरिट्स में नहीं गए और वो बंदा इश्तिहारी समझ के उसके खिलाफ फैसला दिया गया था लाहौर मस्ती खेल साहब के खिलाफ, लेकिन वो इश्तिहारी नहीं लागे हुए थे बाकी, तो इसलिए उनको रिलीफ मिल गया। बुरी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमारी जो प्लेट है वो तैयार है बैलेट पेपर्स छापने वाली, और वो एक आधे दिन में मेरा ख्याल है उससे भी आगे चली जाएगी और प्रिंटिंग भी हो जाएगी। तो जब प्रिंटिंग हो जाएगी तो उसके बाद रिलीफ लेना और मुश्किल हो जाएगा, यानी जिनके केसेस अभी सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगे, नहीं सुने गए, इलेक्शन में थोड़े दिन बाकी हैं और इलेक्शन कमीशन ने अगर ये कह दिया कि अब तो हमने माइनस इनके बाकियों का बैलेट पेपर छाप दिया है तो वो रिवर्स नहीं हो सकता अमल, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा रिलीफ लेने में। ये अच्छा एंगल भी इस खबर में से निकल रहा है और बुरा भी निकल रहा है कि ये दो किस्म की सिचुएशंस हैं। अब कल जुमे का दिन है, कल जिनका केस सुना गया तो सुना गया, वरना आगे सैटरडे संडे या फिर बात मंडे तक चली जाएगी और तब तक तो यकीनन बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग का अमल बहुत आगे बढ़ चुका होगा। सोहेल साहब, यहाँ पर जो आपने कहा कि बैलेट पेपर वो तो एक हल्के के बैलेट पेपर होता है ना, वो तो पूरे मुल्क का नहीं होता मेरे ख्याल में। आई थिंक सो, अगर प्लेट बन भी गई तो एक हल्के की प्लेट चेंज करने में कितना टाइम लगता है? होगी ना, पीटीआई के आजाद उम्मीदवार जितने हैं ना, आप उन सारों की प्लेटें ज़हन में रखें। अच्छा, वो सारी उम्रदारी आ सकती है। चौधरी परवेज लाई की कल दायर हुई थी, हमने डिस्कस भी किया था। आज उन्होंने अर्ली हियरिंग फाइल की और उन्होंने इस्तदा ये की है कि कल यानी 26 तारीख को जुमे के रोज़ समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। अब देखते हैं अर्ली हियरिंग एक्सेप्ट होती है, उनकी केस लगता है या नहीं लगता। और परवेज लाई की हल्के में फिर इलेक्शन कमीशन क्या आके कहता है कि जनाब परवेज लाई साहब की अपनी प्लेटें तैयार हैं या प्लेटें डिनर सेट का हिस्सा बन चुकी हैं, बैलेट पेपर छप चुके हैं। जरा सब सवाल इसमें ये पैदा हो रहा है, अगर इन केस अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि परवेज लाई या कोई भी उम्मीदवार है XYZ वो इलेक्शन के लिए अहल, उसके कागजात गलत मुस्तरद हुए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहते थे अब तो बैलेट पेपर छप गए। अब एक उम्मीदवार का फंडामेंटल राइट है इलेक्शन लड़ना, जब वो अहल भी है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है अहल भी है इलेक्शन लड़ने का, तो उसको सिर्फ बैलेट पेपर प्रिंट होने की वजह से बाहर कैसे किया जा सकता है? और अगर किसी बंदे को ये कह दिया जाए कि जनाब ये अहल तो है, ये बैलेट पेपर तो उसका नाम चला गया है, वो पहले ओके था, मुखालिफ पार्टी आके सुप्रीम कोर्ट से ख़त्म करा दे, बैलेट पेपर फिर भी ज़ाया होगा, तो ये दोनों सूरतों में फंडामेंटल राइट को देखा जाएगा या बैलेट पेपर की प्रिंटिंग को देखा जाएगा? नहीं, बैलेट पेपर की प्रिंटिंग को नहीं देखा जाएगा। जो सोहेल साहब ने बात की है और मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ, फंडामेंटल राइट्स को देखा जाएगा। ये नहीं कि बैलेट पेपर किसी एक हल्के का होगा। और जो आपने कहा कि फिरोज अलाई की एप्लीकेशन लगेगी दरख्वास्त, मुझे आज ये पता चला है कि इंतखाबात से मतलब जितनी भी दरख्वास्तें यहाँ आएंगी वो विद इन 10 मिनट उसका वो फैसला कर लेंगे सुनकर, और वो जल्दी जो है ना वो इंतखाबात की दरख्वास्त सुनी जाएगी। को पूरा समझ इस वजह से इख्तिलाफ कर रहे हैं। मैंने एक वजह बताई है, मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से ये पहला रिलीफ मिला और सिर्फ इस वजह से मिला है कि नोटिस किए बगैर दूसरे फरीक को लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस किया गया और अब वो इश्तिहारी बाकी नहीं रहे। लेकिन जिस तरह फिरोज अलाई, सोहेल साहब, जिस तरह बाकी इससे पहले पिछले दिनों फिरोज अलाई सरेंडर कर चुके हैं ना जी। फिरोज अलाई का इश्तिहारी वाला इशू नहीं है, इश्तिहारी वाला इशू नहीं है, उनका एक शेयर कुछ 24,850 रुपए का चीफ जस्टिस ने एक और पहले केस में कल परसों रिमार्क्स बड़े सख्त दिए हैं
कि हर बंदा सुप्रीम कोर्ट अपना केस लेके आ जाता है ट्रिब्यूनल के खिलाफ। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, कोई निजी कंपनी नहीं है कि जिसके खिलाफ आप डेली सुप्रीम कोर्ट पहुंचे होते हैं, लिहाजा जो फैसला हो गया वो हतमी है। आज का केस सेपरेट इसलिए किया गया कि इसमें नोटिस नहीं उनको हुआ था, नीचे से नोटिस हो गया, दोनों को सुन के जहाँ जहाँ एग्जॉस्ट हुए हैं उनको यहाँ से रिलीफ नहीं मिल रहा। और जब बैलेट पेपर छप जाएंगे तो एक नया जवाब होगा रिलीफ ना देने का। ये नहीं मैं कहता कि ये बात आपकी ठीक है, इससे मैं इत्तेफाक करता हूँ। कोर्ट कन्विंस हो गई कि इस बंदे का राइट बनता है इलेक्शन का, तो फिर तो उस हल्के में इलेक्शन डिले करके भी उसको राइट दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसे इसमें इस बात से मैं आपसे जो अमूमी यहाँ पे एक वो चल रहा है सिलसिला, में उसका निचोड़ बता रहा हूँ कि सिर्फ एक केस में रिलीफ मिला है आज वाले में, और वो इसलिए कि उनको नीचे नोटिस नहीं किया गया था, और जिस बात पे उनके खिलाफ फैसला है वो अब एग्जिस्ट नहीं करती। जिनको दोनों को सुना गया है नीचे, या जिन्होंने सरेंडर नहीं किया हुआ, जैसे शहराम तरकेई साहब का आज उनके खिलाफ। अच्छा, लेकिन सोहेल साहब जिस तरह आज वो परवेज इलाही का जो मामला है, वहाँ पर वो जो एतराज लगा है, वो एक एतराज लगा है कि वो 24,850 रुपए उन्होंने नहीं दिखाए अपने और एक वो असले लाइसेंस वाला है। लाइसेंस के अलावा एक एतराज है कि जी वो 10 मरले का कोई प्लॉट था फालिए का, वो इन्होंने शो नहीं किया। अब वो उस पे उनका कहना है कि यार जब जिस डेट में इसकी परचेसिंग आप डाल रहे हैं, वो परवेज इलाही तो जेल में था, तो जेल से उसने कैसे प्लॉट खरीदा? और लाइसेंस का जो वो उस कॉलम में वो उस इंतखाबात के हवाले से जो कागजात है उसमें वो कॉलम ही नहीं है। अच्छा, और एक और एतराज परवेज इलाही के ऊपर ये है कि उन्होंने जो, अब आपको पता है हर हल्के में जब आप इलेक्शन लड़ते हैं अलग बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है। अब एक अकाउंट उनका खुला हुआ था, उसके बाद वो अरेस्ट हो गए। अब उनके ये इतराज है कि जी इन्होंने हर हल्के में अकाउंट नहीं खोला। वो कहते हैं जहाँ है वहाँ से तो लड़ने दो, जेल में से अकाउंट कैसे खोला? ये सही बात है। पेशी पे जब गए हैं वहाँ वो कहते थे बैंक वालों ने, ये सही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस दरख्वास्त को सुनेगी और जो जेन्युइन अगर कोई इश्यूज हुए, एतराजात हुए, तो सुप्रीम कोर्ट को दूर कर देगी। और सनम जावेद के हवाले से जो उन्होंने भी आज पिटीशन यहाँ पर दायर की है, वो सनम जावेद की पिटीशन में मौकफ किया, उनके ऊपर एतराज किया था, उन्होंने वर्जन क्या लिया? देखिए, सनम जावेद के ऊपर जो केसेस हैं वही उनके ऊपर एतराजात है कि लो में के सारे मामलात हैं कि जी वो संगीनी है, ये है वो है, लेकिन वो अभी तक चूंकि कन्विक्ट नहीं है, तो वो कहती हैं कि मैं तो ना इश्तिहारी हूँ, अगर किसी केस में किसी जगह से हूँ तो अपनी वजह से नहीं हूँ, गिरफ्तार हूँ, जेल में हूँ, अगर ये कहीं पेश नहीं कर रहे तो उस वजह से हो सकता है किसी जगह पे ऐसा कोई मामला भी हो। लेकिन उनका मौक़िफ़ यही है कि वो कन्विक्टेड नहीं है, तो उनका राइट है इलेक्शन कंटेस्ट करना। और उन्होंने 2 कौमी असम्बली और 1 सूबाई असम्बली के हल्के से और बड़े अहम हल्कों से उनके कागजात, मरियम नवाज के मुकाबले, मरियम नवाज के। लेकिन बहुत सारे लोग सोहेल साहब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे मियां महमूद रशीद पर वो कोई टंकी मॉडल टाउन से कोई मोटर चोरी का भी इल्ज़ाम लगाया गया था, और फलां का जिस तरह आज टायर जलाने का सनाउल्लाह मस्ती खेल पर जो था वो इल्ज़ाम, इस तरह से बहुत सारे मसाइल हैं ना। बात ये है ना कि जब किसी का रिलीफ बन रहा हो तो तब कहा जाता है कि इसने तो सिर्फ टायर जलाए थे। जब किसी को रिलीफ ना दिया जा रहा हो तो कहा जाता है इसने जलाओ गिराव किया था। दोनों चीजें जो है ना, टायर जलाना भी जलाओ गिराव में आता है। टायर जलाना भी जलाओ गिराव में आता है, वो बात आपकी दुरुस्त है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स की वो जिसकी बात चीफ जस्टिस करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स, वो कहाँ जाएंगे फिर? सर वो ये भी तो कहते हैं ना कि फंडामेंटल राइट शहरियों के भी हैं कि आप टायर जला के रास्ता नहीं बंद कर सकते। एक बंदे के राइट्स के लिए 75 बंदों का राइट खराब कर दें, ये भी वो बात करते होते हैं कि एहतजाज का तरीकाकार जो खासकर फैसलाबाद धरना केस को उन्होंने लिखा है वो चीज़ है। अच्छा, अब सोहेल साहब, राजा साहब के पास एक खबर है, वैसे भी ये जेल के वाले से आपको इमरान खान की स्टोरी आप सुना रहे थे कि इमरान खान ने आज तो गुफ्तगू की है, वो क्या मामला? इमरान खान ने आज जो वहाँ पर जो पत्रकार जाते हैं उनसे वो खबर किया। अच्छा, इमरान खान ने आज बड़ी खूबसूरत, मैं समझता हूँ कि ये बात अगर उन्होंने की, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी इस बात से इनकार नहीं किया कि मैं सियासतदानों के साथ मिल बैठकर मुज़ाकरात नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि मैं सियासतदानों के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये मुज़ाकरात साफ शिफाफ इंतखाबात के हवाले से होंगे। और जो उन्होंने बात अगली की ना कि मैं इक़्तिदार के लिए सियासत नहीं करता, मैं इक़्तिदार के लिए सियासत करता हूँ, अगर ये बात उन्होंने की तो वो ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो लीडर होता है वो इसी तरह की बात करता है। दुनिया में जितने भी लीडरान हुए हैं उनकी हिस्ट्री उठाकर देखें, उन्होंने हमेशा इक़्तिदार की सियासत की है, इक़्तिदार के लिए नहीं की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो इस वक्त इंतखाबात लड़ रहे हैं, ये इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हैं, अक़दार की सियासत नहीं कर रहे। अगर अक़दार की सियासत करते तो ये अजूर वाला कहते कि मेरा जो ओपोनेंट है उनको टक्कर जो दे रहा है वो तो इमरान खान ही दे रहा है ना। साहब, ये जो इमरान खान साहब ने आज कहा है ना, इसका टेस्ट उनका अभी आना बाकी है।
کہ وہ واقعی اقتدار کی کر رہے ہیں یا اقتدار ملنے کی امکان نظر آنے پہ وہ بھی دوبارہ فلائٹ بھر لیں گے. نہیں اس کو کنڈیشن کرتے ہیں نا اس کے ساتھ, اگر وہ اس کو کسی کنڈیشن رکھیں کیونکہ یہی باتیں میاں اگر صاحب نے کمپرومائز کریں گے آپ تو بھی وہ پھر ٹرائل کرتے تھے, میں بھی کرتا تھا دن کو 5-6 گھنٹے, وہ چھوٹا سا کمرہ عدالت کا صحیح ہے. محمد بشیر کا, وہاں ہم بھی بیٹھے ہوتے تھے, میاں صاحب وہیں پہ بیٹھے اپنی پارٹی کو ڈائریکشنز بھی جاری کر رہے ہوتے تھے, اور ہم نے مطلب ضابطہ اخلاق کے تحت ہم وہی رپورٹ کرتے تھے جو ہمیں رپورٹ کرنا چاہیے تھا. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, باقی ہم نے بھی ان کی پریویسی کا خیال رکھا, لیکن وہ جس طرح کی گفتگو وہاں کیا کرتے تھے ہم نہیں سمجھتے تھے کہ یار یہ تو بہت بڑا لیڈر آدمی ہے, یہ تو آپ کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا. آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں, ایک دفعہ یہ ہوا جی, لکنین صاحب یہ سہیل صاحب موجود تھے وہاں پر, ہمارے دوست تھے فیاض ایکسپریس کے ساتھ, فیاض محمود, انہوں نے ایک دفعہ وہاں پر امپیچمنٹ ہو رہی تھی ہندوستان میں چیف جسٹس کی, 2018 یا 19 کی بات, 19 کی بات ہے, نہیں 2018 کی بات ہے. تو فیاض محمود کھڑا تھا, تو اس نے سوال کیا میاں صاحب سے کہ میاں صاحب ہندوستان میں جو ہے وہ چیف جسٹس کی جو ہے مواخذہ کیا جا رہا ہے, تو ہمارے ہاں ایسا, وہ ثاقب صاحب تپے ہوئے تھے. تو میاں صاحب نے کہا نہیں, ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہ ہندوستان میں تھرو پارلیمنٹ امپیچمنٹ ہو رہی تھی. تو میاں صاحب نے کہا کہ ہماری پارلیمنٹ میں وہ دم خم نہیں ہے. میں ساتھ کھڑا تھا, تو میں نے میاں صاحب سے پوچھا یہ کہ میاں صاحب, اچھا میاں صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مشاہد حسین سید ایک طرف اور دوسری طرف پرویز رشید صاحب بیٹھے ہوئے تھے, دونوں اس بات کے گواہ ہیں. میں نے کہا میاں صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں بحیثیت طالب علم کہ آپ اس ملک کے جو ابھی 4 سال آپ وزیر اعظم رہے, مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پارلیمنٹ کو کتنا وقت دیا. اگر آپ وقت دیتے تو پارلیمنٹ مضبوط ہوتی, آپ نے کتنا وقت دیا پارلیمنٹ نے. تو میاں صاحب نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے میرے سر سے پاؤں تک انہوں نے دیکھا, اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے, وہ بولے نہیں. یہ ایک ہمارا المیہ ہے. جس طرح سہیل صاحب نے اس طرح بتایا کہ ہمارے جو لیڈران ہیں, میں عمران خان کی اس بات کو اس کے ساتھ کنڈیشن کرتا ہوں کہ اگر وہ کمپرومائز نہ ہوئے تو مورخ لکھے گا کہ عمران خان, اس کا نام ابراہیم لنکن, نیلسن منڈیلا, یہ وہ نیلسن منڈیلا یا منصور الحاج یا سقراط جو ہمارے عزیز اساتذہ محترم وجاد مسعود نے وہ آ کے کیا تھا ٹویٹ, وہ نہیں. میں نے اس کو کمپرومائز کیا کہ اگر وہ اقدار کی سیاست کرے گا تو مورخ لکھے گا کہ وہ اپنے دور کا جو ہے نا وہ ایک لیڈر ہے, اور لیڈر ایسا ہی کرتا ہے. بالکل جی, دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اب موقع پہ چوکا لگاتے ہیں یا وہ اپنے اصولوں کے اوپر قائم رہتے ہیں, یہ تو بار آنے والا باقی بتائے گا. اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کس انداز میں پی ٹی آئی الیکشن کے بعد پرفارم کرتی ہے, ان کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے. کیونکہ آج میری صدر سپریم کورٹ بار شہزاد شوکت صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے یہ کہا کہ تحریک انصاف کیونکہ ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے, لہٰذا پی ٹی آئی کے جو ارکان آزاد امیدوار جیتیں گے وہ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں. یہ بڑی بات ہے, یہ بڑی خبر ہے. ہاں جی, یہ انہوں نے کہا کہ وہ قانونی طور پر شمولیت اختیار کر سکتے ہیں, لیکن جو مخصوص نشستیں ہیں وہ شاید ان کو نہ مل سکیں, کیونکہ وہ اس پارٹی کو ملتی ہیں جو ایک سمبل کے اوپر الیکشن لڑی ہو. اس لیے وہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ واپس تو آ جائیں گے, لیکن مخصوص نشستیں شاید وہ حاصل نہ کر سکیں. بہرحال دیکھتے ہیں ہم کتنے لوگ جیتتے ہیں, کتنے ہارتے ہیں, رزلٹ کیا نکلتا ہے. دعا تو یہی ہے جو بھی ہو ملک کے لیے اچھا ہو. انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. کل امکان ہے کہ پرویز لائی اور صنم جاوید کی پٹیشن شاید لگ جائیں, تو پھر ان سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے. ٹل دین اللہ حافظ.